हमने डिस्कस किया था 3 स्टेप है इसका, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड रीनल सीक्रेशन। ये 3 स्टेप जो है हमने डिस्कस किया था। हमने बताया था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में फिल्ट्रेट में अगर कोई अच्छा सामान चला गया तो उसको फिर से ट्यूबुलर कैपिलरी में एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, उसको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। द थर्ड वन इज रीनल सीक्रेशन। अगर मान लीजिए पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में अभी भी कुछ कचरा पड़ा हुआ है तो उसको साफ किया, ठीक है। तो ये चीज हम लोग समझ चुके थे, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद डिस्कस कर रहे थे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो हमारा है उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोला जाता है। हमने बताया था कि यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स के, सॉरी फाइन पोर के जरिए फिल्ट्रेशन होता है, इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जो मेम्ब्रेन जहां से हमारा फिल्ट्रेशन बनता है उसको हम लोग फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन देखा था, हमने बताया था फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन 3 लेयर का बना हुआ होता है। फेनेस्ट्रेटर सिक्वामस जो कि हमारा ग्लोमेरुलस का पार्ट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि हमारा इस सिक्वामस एपिथेलियम टिश्यू का पार्ट है, उससे नीचे वाला लेयर है, और पोडोसाइट जो कि हमारा सिक्वामस एपिथेलियम टिश्यू है ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये तीनों हमारा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का रीजन क्या है, ठीक है। हमने बताया था ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो मेन रीजन है वो है हमारा प्रेशर, और वो जो नेट प्रेशर जिसके कारण से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हमारा होता है वो हमारा 10 mmHg। हमने बताया था कि ये 10 mmHg जो है ना वो असल में नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है जो कि अलग अलग प्रेशर के जरिए डिसाइड होता है। इसमें सबसे पहला जो हमारा है वो ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर जो कि 60 mmHg के करीब में होता है। मेन जो हमारा प्रेशर है जिससे चलिए यहाँ पे फिल्ट्रेशन होने वाला है ये हमारा ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। दूसरा जो हमारा था वो हमारा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था जो कि 20 mmHg है। ये एक्चुअली कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट आ गया है उसके कारण से लगने वाला प्रेशर था जो कि मना करता है फिर से फिल्ट्रेट को अंदर आने, ठीक है। तीसरा हमारा ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि 30 mmHg था, ठीक है। और ये क्या है, हमने बताया था कि जो हमारा एल्बुमिन है या जो भी हमारे सॉल्ट वगैरह है वो सब तो ब्लड में ही रह गया है, सॉरी एल्बुमिन तो हमारा जो है प्रोटीन तो वो तो हमारा अभी ब्लड में ही रह गया है, वो तो फिल्ट्रेट के रूप में नहीं आया है। एल्बुमिन जो है वो बोल सकते हैं कि फ्रेंड है वाटर का, वाटर कभी भी नहीं छोड़ना चाहता है, इस कारण से एल्बुमिन फिर भी उसको बुलाना चाहेगा वापस, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, मत जाओ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है ड्यू टू दिस सॉल्यूट, ड्यू टू दिस एल्बुमिन, उसी को हम लोग नाम दे रहे थे क्या, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और इस तरीके से हमने देखा था कि दो जो हमारा प्रेशर है वो रुकने वाला है, ये रुकने वाला है और ये भी रुकने वाला है। अल्टीमेटली अगर हम लोग देखेंगे तो 60 माइनस 50 बचेगा 10 mmHg नेट हमारा प्रेशर क्रिएट होता है जिसके कारण से ब्लड जो है हमारा वो वहां से फिल्ट्रेट जो है वो छन करके आता है कहाँ पे, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो 10 mmHg के कारण हमारा फिल्ट्रेशन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट। हमने हिसाब लगाया था कि 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो पंप कर देता है 5000 ml, उसका 1200 से 1100 ml हमारे दोनों किडनी को मिलता है। 1200 से 1100 ml का मतलब हो गया उसका 55% प्लाज्मा निकालेंगे तो 650 ml प्लाज्मा जनरली हमारे दोनों किडनी को मिलता है। उस 650 में से 125 ml को फिल्ट्रेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो कितना प्लाज्मा हमने दिया डिवाइडेड बाय कितना हमारा फिल्ट्रेट बना, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिए, कितना फिल्ट्रेट बना डिवाइडेड बाय कितना प्लाज्मा से बना, उसके रेशियो को निकालते हैं। दिस वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता करता रहता है, वो निर्भर करता है कि हमारे आसपास का हमारे बॉडी का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। लेकिन उससे हमारी किडनी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो जो 125 ml जो हमारा बनाता है वो GFR जो है हमारा वो बढ़ना घटना नहीं चाहिए, वो नॉर्मल कितना होना चाहिए एक हेल्दी किडनी के पर मिनट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और हमको पता है कि इस इतना बनने के लिए हमारे बॉडी में क्या होना चाहिए, हमारा जो ब्लड के द्वारा जो हमारा प्रेशर लगाया जा रहा था, ठीक है, ग्लोमेरुलर प्रेशर जो हमारा था वो अप्रॉक्सीमेट जो है वहां पे 60 mmHg हमारा होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग नेट ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, नेट जो हमारा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, नेट ब्लड प्रेशर जो हमारा है वो होना चाहिए 10 mmHg,
ठीक है। लेकिन जो ब्लड ग्लोमेरुलस जो हमारा प्रेशर था वो अगर हमारा बढ़ेगा घटेगा, अगर हमारा बीजीएचपी जो हमारा ब्लड ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, तो उससे क्या होने वाला है, हमारा 10 mmHg भी हमारा डिक्लाइन करेगा या बढ़ेगा। मान लो अगर हमारा नेट ब्लड प्रेशर जो है हमारा कम हो गया, तो नो डाउट फिल्ट्रेशन जो है वो कम बनेगा। अगर मान लीजिए नेट ब्लड प्रेशर जो हमारा है वो इंक्रीज कर गया, तो नो डाउट फिल्ट्रेशन हमारा जो है वो ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो सारा का सारा जो हमारा खेल निर्भर करता है, सारा का सारा जो हमारा यहाँ पे मैकेनिज्म निर्भर करता है, वो हम लोग बोल सकते हैं किसके जरिए कंट्रोल होते हैं। नेट ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है, क्या वो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। अगर ये इंक्रीज कर गया तो नो डाउट हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो बढ़ेगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन जो हमारा 125 ml से ज्यादा होने वाला। लेकिन मान लो अगर वो डिक्लाइन कर गया, नीचे चला गया, तो नो डाउट हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा फिल्ट्रेशन है वो अफेक्ट होगा और फिल्ट्रेशन भी आल्सो डिक्लाइन, ठीक है। तो भाई साहब ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिसके कारण से हमारा नेट जो ब्लड प्रेशर है वो 10 mmHg हमारा कंट्रोल होता है। कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म जीएफआर बनने का हमारा होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मैकेनिज्म हमारा होगा ना। चलो उसे से रिलेटेड आज हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंडीशन लेंगे, कंडीशन फर्स्ट, केस फर्स्ट लेंगे, जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, व्हेन हमारा जो बीपी जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। पहला कंडीशन हम लोग ये लेते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। हम लोग पहला कंडीशन लेंगे जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। ध्यान देना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने पे हमारा क्या होने वाला है। मैं एक छोटा सा अपना नेफ्रॉन बनाता हूँ और नेफ्रॉन से हम लोग समझते हैं। लेट्स सपोज दिस वन इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है। और ये रहा हमारा एनलेज, ओके, ये हैंडल, ये हमारा डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब, और उसके बाद हमारा जो है ये वाला पोर्शन कलेक्टिंग डक्ट हमारा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग ब्लड का यहाँ पे फ्लो दिखाएं तो कैसे ब्लड का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये मान लो कि इस तरीके से हमारा जो है ऐसा, ये हमारा ये वाला पोर्शन जो ग्लोमेरुलस कहलाता है, और ये हमारा एफरेंट आर्टियोल। तुमको तो पता है एफरेंट आर्टियोल बहुत मोटा होता है, ठीक है। एफरेंट आर्टियोल जो हमारा वो पतला होता है, ठीक है। तो अगर ब्लड प्रेशर जो हमारा है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो नो डाउट तुम यहाँ पे क्या देखोगे पता है, तुमको क्या पता चलेगा, तुमको पता ये चलेगा कि चूंकि ब्लड का प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज कर गया है, इस एरिया में एफरेंट आर्टियोल में प्रेशर ज्यादा लगेगा, और एफरेंट एरिया में अगर हमारा प्रेशर ज्यादा लगेगा तो क्या होने वाला है, हमारा ये वाला एफरेंट आर्टियोल जो है, क्योंकि वो मसल्स आर्टियोल है तो वहाँ पे मसल तो होना ही होना है, आर्टरी तो वहाँ पे मसल होगा ही होगा, ये थोड़ा फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक है। और इसके स्वेलिंग के कारण होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे स्वेल कर गया है, ये फैल गया है, इस कारण से इस एरिया में जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। हम लोग बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो क्या होने वाला है, हम लोग बोल सकते हैं वॉल ऑफ एफरेंट आर्टियोल वो जगह रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके रिलैक्सिंग के चलते वहां पे जो ब्लड प्रेशर हमारा लगेगा, जो यहाँ पे जो हमारा नेट ब्लड प्रेशर है, मान लीजिए यहाँ पे इसके ये जो हमारा प्रेशर आ रहा था 60 से ना होकर के 70 से आ रहा था, 80 से आ रहा था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फैल गया, जगह ज्यादा मिल गया तो प्रेशर कम हो जाएगा ना। हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारा प्रेशर जो है वो यहाँ पे क्या होगा, जो जितना भी ज्यादा था वो डिक्लाइन कर जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा हमारा, हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर डिक्लाइन कर गया तो फिल्ट्रेशन जो हमारा है वो नेट जो है वो 10 mmHg के इन्फ्लुएंस में ही हमारा फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। नॉर्मली ये कब होता है, जैसे तुम मान लो कि बहुत ज्यादा नमक खा लिया तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो फ्लो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है, उस समय में ऐसा ही कंडीशन हमारा क्रिएट होगा। जैसे वॉल जो एफरेंट आर्टियोल का जो वॉल है, वॉल ऑफ एफरेंट आर्टियोल जो हमारा है वो फैल जाएगा, और उसके फैलने के चलते जो हमारा है प्रेशर डिक्लाइन। मान लो तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, ठीक है, इसी में हम लोग लेते हैं, अब भैया यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज्यादा था कुछ देर के लिए, तो ये घटना घटा, एफरेंट आर्टियोल फैल गया और इसे हम लोग मैनेज कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वेन, इसी कंडीशन में बात करते हैं कि वेन ब्लड प्रेशर नॉर्मल, जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो हमारा है नॉर्मल हो जाएगा। ध्यान देना, जब ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल होता है ना तो होता क्या है, ध्यान होता क्या है पता है, ये जो एफरेंट आर्टियोल जो है ना, ये एफरेंट आर्टियोल जैसे ही फैलेगा, एक्चुअली इस एफरेंट आर्टियोल में होता क्या है कि कुछ चैनल्स होते हैं जो कि कैल्शियम को इसमें भर देते हैं, ठीक है।
कैल्शियम जो है, मैं दूसरे नीचे फिगर बनाता हूँ, ठीक है, नीचे में फिगर बनाता हूँ। ये जो फैला हुआ एफरेंट अर्ट्रियोल जो है, इस फैला हुआ एफरेंट अर्ट्रियोल मान लिया हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक है, एंड दिस वन इज एफरेंट अर्ट्रियोल, ठीक है। ये फैला हुआ एफरेंट अर्ट्रियोल का जो दीवार है, वॉल है, उस वॉल पे क्या होने वाला है, समझिए। इसका जो वॉल है, उस वॉल में कैल्शियम जो है वो भरना स्टार्ट हो जाता है। और तुमको पता है ये कैल्शियम जैसे ही बढ़ेगा, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद वाले चैप्टर में, कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द मसल, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम अंदर में जाना स्टार्ट होगा, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा हमारा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ, क्या होगा, मसल्स ऑफ क्या, एफरेंट अर्ट्रियोल, ठीक है। एफरेंट अर्ट्रियोल का जो हमारा मसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, और उसके कॉन्स्ट्रिक्शन के चलते और फिर से हमारा जो ये प्रेशर है वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो घट रहा था, हमारा जो हमारा प्रेशर कम हो गया था, फिर से वो इनहेल्स कर जाएगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़े या घटे, उससे हमारे किडनी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किडनी का जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो वैसे ही होना चाहिए जैसे नॉर्मल होता है। 125 ml अगर ml अगर वो बनाता है 1 मिनट में, 125 200 बनाना ही चाहिए। हमने यहाँ पे अभी कंडीशन डिस्कस किया, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो नो डाउट हमारा जो ब्लड हाइड्रोस्टैटिक जो हमारा प्रेशर है, ग्लोबल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो 60 से ज्यादा होगा, तो रेट हमारा 10 से ज्यादा हो जाएगा, तो प्रॉब्लमेटिक ना मेंटेन करना है, उसको मेंटेन कौन करेगा, एफरेंट वो फैल जाएगा। जैसे ही फैल जाएगा यहाँ पे ब्लड प्रेशर डिक्लाइन कर गया, ब्लड प्रेशर डिक्लाइन कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो है वो वहाँ पे जो ब्लड कोलाइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो हमारा 70 जो है ना हो गया, 60 ही रहेगा, इसी रहेगा, प्रेशर हमारा मान लीजिए ब्लड प्रेशर हमारा फिर से नॉर्मल हो गया। जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा तो उसमें क्या होने वाला है, एफरेंट को पचकना चाहिए, पचकने के लिए वो क्या करेगा, कैल्शियम को अपने अंदर में जमा करेगा, उस कैल्शियम के कारण हमारे यहाँ मसल कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और फिर से ये हमारे नॉर्मल से है कुछ नॉर्मल से में चला आएगा, और इस तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर 60 60 ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं, जब हमारा, ध्यान देना, व्हेन ब्लड प्रेशर इज डिक्लाइनिंग, जब हमारे अंदर में ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो रहा होता है, उस कंडीशन के बाद, ठीक है। व्हेन ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी इज डिक्लाइनिंग, जनरली ये जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मान लीजिए हमारा ब्लड प्रेशर डिक्लाइन कर जाएगा तो नो डाउट हमारा जो ब्लड कोलॉइडल ब्लड ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो अब 60 नहीं रहेगा, 60 से वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाएगा, और जब ये 60 से डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाएगा तो हमारा नेट ब्लड प्रेशर जो हमारा है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो हमारा है वो कितना हो जाएगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो हमारा है वो 10 न होकर के 10 से नीचे हो जाएगा, और जब ये 10 से नीचे हो जाएगा तो नो डाउट हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा फिल्ट्रेशन रेट जो है, जीएफआर जो है हमारा, वो क्या होने वाला है, जीएफआर विल आल्सो डिक्लाइन। 125 ml जो हमारा है पर मिनट जो है वो 125 ml पर मिनट ना होकर के वो उससे डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया, और जब ये डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया तो भी हमारे किडनी के लिए प्रॉब्लमेटिक है, हमारे नेफ्रॉन के लिए प्रॉब्लमेटिक है, ये ऐसा काम नहीं करता है, ये जनरली अपना नॉर्मल फंक्शन करता है ना। तो भाई साहब जब हमारा ब्लड प्रेशर डिक्लाइन कर रहा है उस समय हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे हमारा जो है अपने आप को ऑटो रेगुलेट करेगा, किस तरीके से, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा सा सुनना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है लेकिन आसानी से हम लोग समझ सकते। मान लो ये एफरेंट अर्ट्रियोल, ठीक है, ये हम लोग ग्लोमेरुलस बना दे रहे हैं, एंड दिस वन इज एफरेंट अर्ट्रियोल। एफरेंट अर्ट्रियोल हमेशा पतला होता है, हम लोग को पता है, ठीक है। चलो इससे आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान दो। इससे नीचे ये हमारा वोमेन्स कैप्सूल, हम लोग उतना अच्छा फिगर नहीं बना रहे हैं, समझने के लिए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वोमेन्स कैप्सूल के बारे में, तो वोमेन्स कैप्सूल से नीचे हमारा क्या होता है, उससे जो हमारा नीचे होता है वो हमारा एफरेंट अर्ट्रियोल, नो डाउट। चलो मैं लिख के बता देता हूँ, ये एफरेंट अर्ट्रियोल,
और एफरेंट वर्चुअल के आगे हमारे क्या होगा, एफरेंट वर्चुअल जो हमारे है उससे आगे जो हमारा होता है वो इफरेंट वर्चुअल, ठीक है, सॉरी उससे आगे जो हमारा है वो एनालिस लूप, एंड नेक्स्ट टू एनालिस लूप जो हमारा है वो हमारे क्या होगा, डिजिटल कन्वोल्यूटेड टेबल जो है वो ना डीसीटी, इस तरीके से, एंड डीसीटी इज गोइंग टू ओपन इनटू कहां पे, कलेक्टिंग डक्ट ना। तो यहाँ पे होता क्या है मैं तुमको बताता हूँ, मैंने पहले ऑलरेडी मैंने बता दिया यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारा जो प्रेशर है वो डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा है वो ब्लड प्रेशर डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर डिक्लाइन कर रहा है तो नो डाउट यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन बना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो बना है वो भी धीरे धीरे बनेगा ना, बहुत धीरे धीरे वो फिल्ट्रेशन हमारा बनता है, बहुत धीरे धीरे फिल्ट्रेशन। और इस फिल्ट्रेट में तुमको पता है, इस फिल्ट्रेट में हमारा वाटर तो होगा ही, उसके साथ साथ सॉल्ट होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमको बताते हैं सॉल्ट, ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट होता है, और वो जो सॉल्ट है यहाँ से धीरे 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 जो है आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉल्ट जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, तुम अभी ध्यान रखना, आगे इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये जो पीसीटी जो है ना वो सॉल्ट का दुश्मन है। पीसीटी हमेशा जो है ना वो सॉल्ट को पकड़ करके पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में फेंकता रहता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट जो है वो पीसीटी अच्छा खासा मात्रा में होता है, सोडियम वगैरह का रीअब्जॉर्प्शन खूब अच्छा खासा मात्रा में। तो ध्यान देना, क्योंकि कम मात्रा में यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेट बन रहा है, ये धीरे धीरे जाएगा, और जितना धीरे धीरे जाएगा उतना सॉल्ट यहाँ पे पकड़ा जाएगा और उतना फेंका जाएगा ना। मान लो तुम कहीं से गुजर रहे हो, वहां पे आग लगा हुआ, ठीक है, तुम धीरे धीरे गुजरो, पूरा जल जाओ, अगर तेजी से गुजरो तो संभावना है कि कम जलोगी ना, क्योंकि पीसीटी यहाँ पे जो है सॉल्ट को, सोडियम को, सॉल्ट को यहाँ से रीअब्सॉर्ब करता है। इधर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो सॉल्ट है हमारा वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो है इधर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में वो उसको फेंक देगा, ठीक है। और इस कारण से ये जो फिल्ट्रेट बना, इस फिल्ट्रेट में आगे अगर ये पास किया तो तुम बोल सकते हो कि आगे वाले पोर्शन में सॉल्ट की कमी होगी, इसका कंफर्म है, हम बता सकते हैं कि सॉल्ट का कमी यहाँ पे होने वाला है ना। चलो भाई, पीसीटी जो है वो सॉल्ट का दुश्मन है, सॉल्ट को फेंक देता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में रीअब्सॉर्ब कर लेता है। पर डीसीटी के भी थोड़ा यहाँ पे इज्जत दे दिया जाए, उसका भी नाम कुछ ले लिया जाए। अगर डीसीटी के बारे में बात करेंगे तो डीसीटी जो है वो थोड़ा इससे अलग है, ठीक है। डीसीटी के बारे में क्या खासियत है, असल में डीसीटी को देखेंगे ना तो डीसीटी पे कुछ ऐसे सेल्स लगे हुए होते हैं जो सॉल्ट पे निगरानी रखता है। ये देखो तो पीसीटी जो है वो कहीं सॉल्ट को फेंका होगा तो, and this DCT cell is very important, and this one is observing amount of salt in the filtrate, ठीक है भाई साहब। इस सेल को हम लोग नाम देते हैं मैकुला डेंसा, अभी याद कर लीजिए शब्द को, मैकुला डेंसा। कौन कहाँ पे ये सेल है, डीसीटी पे है, डीसीटी पे बैठा हुआ है, डीसीटी का ही पार्ट है। क्या करता है ये, तो ये जो हमारा है ना हम लोग बोल सकते हैं सेंसिटिव टू सॉल्ट है, सॉल्ट थोड़ा भी कम होगा इसको पता चल जाएगा, मैकुलर डेंसा को पता चल जाएगा, ठीक है। और मैकुलर डेंसा जो हमारा है उसको ये चीज जो है इंफॉर्मेशन अबाउट सॉल्ट कितना ज्यादा मात्रा में है नहीं है वो चीज को समझ में आ जाता है, ठीक है। और जैसे ही इसको ये चीज समझ में आ जाता है मैकुलर डेंसा को, एक्चुअली में ये इंफॉर्मेशन जो है ना अपने आगे वाले एक स्पेशल सा पार्ट है, उस पार्ट को वो इंफॉर्मेशन कर देगा। थोड़ा सा मैं तुमको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, डिफरेंट आर्टरियोल को कहा, तो ध्यान देना आर्टरी या आर्टरियोल, नो डाउट जब तक आर्टरी है वेन है तब तक उसमें मसल्स होंगे, यहाँ पे भी मसल्स होंगे। असल में होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारा डीसीटी है उस डीसीटी के पास में कुछ स्पेशल मसल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो मसल्स है उसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, ये जो मसल्स हैं जो कि मॉडिफाई हो गया है यहाँ पे डिफरेंट आर्टरियोल का मसल, इस मसल को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, दिस वन मसल इज नोन एज जस्टा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। इस मसल्स को जो मॉडिफाई हो गया है यहाँ पे, जो कि हमारा मैकुलर डेंसा के साथ बातचीत करता है, उसके साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, उसको हम नाम देते हैं जस्टा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। और इस तरीके से होगा क्या यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे हमारा जो मैकुलर डेंसा जो है वो उसको पता चलेगा कि भैया हमारा यहाँ पे सोडियम की कमी हो गई है, सॉल्ट की कमी हो गई है, वो इन्फॉर्मेशन चला जाएगा जस्टा ग्लोमेरुलर सेल,
ठीक है। और ये जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जैसे ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन जाता है, होता क्या है, एक केमिकल बनाता है, रिलीज करता है केमिकल, व्हिच वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग नाम देते हैं रेनिन। ठीक है। और भाई साहब ये जो रेनिन है, ये रेनिन एक ऐसा केमिकल है जो कि आने वाले समय में होगा क्या कि सारा का सारा जो है यहाँ पे काम, जो उस काम का मैकेनिज्म ही सारा चीज। ठीक है। हम लोग आगे रेनिन के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। या मैकुलर डेंसा और जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल दोनों एक साथ में काम कर रहा है। जनरली दोनों को एक साथ पुकारा जाता है, एक साथ उसका नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, मैं यहाँ पे उसको एक कलर करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। ये जुक्स्टाग्लोमेरुलर हमारा जो है ये वाला पोर्शन, मैकुलर डेंसा और जो हमारा जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जो है उसको अगर कंबाइनली इसको बोला जाए तो ये जो स्ट्रक्चर है जो हमारा बनता है डीसीटी का पार्ट और जो हमारा एफरेंट टर्टियोल का जो पार्ट है, ये जो हमारा मिलके जो स्ट्रक्चर बनाता है, दिस वन इज एक्चुअली नोन एज जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। तो कहीं पे लिखा हुआ होगा तो कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है। मैं यहाँ पे अभी इसका नाम देता हूँ। ओके। हाँ, ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना, दिस वन इज जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, जेजी। कोई पूछे जेजी क्या है तो क्या बोलोगे? जेजीए जो हमारा है वो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और जो इफरेंट टर्टियोल है उसका जंक्शन जो है उसी वही हमारा जेजीए कहलाता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट सेल है, वैसे तो बहुत सारे सेल होते हैं, दो इंपॉर्टेंट सेल है। पहला जो सेल हमारा है मैकुलर डेंसा और दूसरा जो है जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। मैकुलर डेंसा क्या करता है, सॉल्ट की अमाउंट कितना है उसको पता कर लेता है। अगर कम सॉल्ट मिला तो उसको पता चल जाएगा, वो इंफॉर्मेशन दे देगा जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। और वो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जब अमाउंट ऑफ सॉल्ट कम होता है तो एक स्पेशल केमिकल निकालेगा रेनिन। जो रेनिन क्या करने वाला है, यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर कम हुआ है उस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने वाला जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है। ये जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या है, ध्यान देना। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जंक्शन बिटवीन डिस्टेंट कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल एंड इफरेंट और ट्यूब। डीसीटी का हमारा हो जाएगा कौन सा, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, जबकि मेडुलर डेंसा हमारा जो है वो सॉरी एफरेंट ट्यूब्यूल का हमारा हो जाएगा जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, जबकि मैकुलर डेंसा का हमारा जो है वो हो जाएगा ये जो डीसीटी का जो पार्ट है मैकुलर डेंसा। ठीक है। चलो हम रेनिन के बारे में बात करते हैं आगे। रेनिन क्या करने वाला है, ध्यान देना। हमारा जो डॉर्सल ऑर्टा नीचे की तरफ जो हमारा आ गया, हमारा जो ब्लड का जो सप्लाई है, वो ब्लड का सप्लाई किधर किधर होने वाला है, ध्यान देना। ब्लड का सप्लाई जो हमारा है, हम लोगों को पता है कि हमारा जो लंग्स है उस लंग्स में ब्लड का सप्लाई होगा। उसके साथ साथ हमारा जो लीवर है उस लीवर में भी ब्लड का सप्लाई होगा। मैं यहाँ पे लीवर, यहाँ पे कहानी क्या होने वाली है, थोड़ा उस चीज पे फोकस करें। क्या यहाँ पे हमारा सिंपल होता क्या है, ये रेनिन जो है ना, रेनिन से पहले थोड़ा एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। रेनिन हमारा जो है वो बना क्योंकि वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रेशर नहीं बन रहा था, इसलिए रेनिन 2 बनाना पड़ा। होता क्या है, हमारा जो लीवर जो है ना, लीवर एक स्पेशल केमिकल को लगातार बना करके ब्लड में डाल रहा होता है। ठीक है। और लीवर जिस केमिकल को बना रहा होता है, दैट वन केमिकल इज नोन एज एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन ये कैसा केमिकल है जो लगातार लीवर जो है ना इसको बना रहा होता है। एंजियोटेंसिनोजेन केमिकल जो है उसको लीवर हमेशा बना रेगुलर फ्रीक्वेंसी में होगा। लेकिन जैसे ही हमारा ब्लड का प्रेशर जो हमारा डिक्लाइन करेगा ना, हमको पता है कि रेनिन बनने वाला है किडनी से। हमारा जो किडनी है उस किडनी से हमारा रेनिन बनने वाला है। चलो मैं आपको फिगर बना देता हूं, लेट्स से दिस वन इज किडनी। ठीक है। और उस किडनी से जो ब्लड हमारा निकला उस ब्लड से निकलने वाला है रेनिन। ठीक है। असल में क्या होगा, ये रेनिन यहाँ पे इस एंजियोटेंसिनोजेन पे एक हैमर के जैसे, एक कुल्हाड़ी के जैसे काम। ठीक है। और इस एंजियोटेंसिनोजेन को काट देगा 2 फ्रैगमेंट। एक छोटा वाला फ्रैगमेंट तो किसी काम का नहीं है, एक फ्रैगमेंट तो किसी काम का नहीं है, दूसरा जो फ्रैगमेंट बना है वो काम का। ठीक है। और वो जो दूसरा जो काम वाला फ्रैगमेंट है उसको हम लोग नाम देते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट। ठीक है। जो छोटा सा टुकड़ा कटा है दैट वन इज नोन एज एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है उसके नाम से। ठीक है। और इस एंजियोटेंसिन का आगे क्या होने वाला है, ये एंजियोटेंसिन
जैसे ही हमारा जो लीवर है, लीवर के बाद हमारा जो किडनी जो है, सॉरी किडनी से तो हमारे गुजर गया, यहाँ पे देख रहे हैं एंजियोटेंसिन जो हमारा है उसको 2 फ्रेगमेंट में काट दिया। जैसे ही वो लंग्स से गुजरेगा ना, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, हमारा लेट सपोज ये लंग्स है, मैं फिगर में रफली बना देता हूँ, ये लंग्स है, ठीक है। जैसे ही वो लंग्स से गुजरता है, लंग्स में जो है ना कुछ फैक्टर होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एंजियोटेंसिनोजेन कटिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल फैक्टर बनाता है वो, ठीक है, और उस फैक्टर के चलते, ठीक है, हमारे जो है ना वो क्या होगा, ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो हमारा है वो टूट जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड, ठीक है। फिर से ही करते हैं, एंजियो सॉरी एंजियोटेंसिन सेकंड जो है उसमें वो टूट जाएगा, okay, and this one angiotensin is actually very important for controlling the blood pressure inside the kidney, okay। उस अंदर में जो भी हमारा irregularities हो रही थी, लो ब्लड प्रेशर हो रहा था, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। तो ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया है इस चीज को समझो। इस स्लाइड में मैंने बताया है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर डिक्लाइन हो रहा होता है किडनी के अंदर में, उस समय हमारा जो जेजीए है, जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो हमारा है, ठीक है, वो सिक्रेट करता है रेनिन को, ठीक है, और वो रेनिन जो आगे है, आगे जाके क्या हुआ है, जैसे ही लीवर जो हमारा है, उस लीवर के एंजियोटेंसिनोजन को वो एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देगा ना, और एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिन सेकेंड बनेगा, लंग्स के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से अल्टीमेटली हमारा जो है हमें मिला एंजियोटेंसिन सेकेंड, और यही एंजियोटेंसिन सेकेंड जो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया, उस ब्लड प्रेशर को फिर से रेगुलर करने के लिए रिस्पांसिबल होता है, ठीक है। तो अभी तक में किसी को कोई दिक्कत? हाँ यार, नो सर। नो सर। नहीं ना आसिफ? नो सर। ओके चलो गुड, वेरी गुड। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई साहब एंजियोटेंसिन सेकेंड जो हमारा है वो रेनिन के द्वारा ही बनाया गया। अगर रेनिन नहीं होता तो देखो एंजियोटेंसिन फर्स्ट ही नहीं बनता। एंजियोटेंसिनोजन पड़ा हुआ है लेकिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वही नहीं बनता, और जब वही नहीं बनता तो एंजियोटेंसिन सेकेंड बनने का बात कहाँ से आता ना। तो रेनिन का होना जरूरी है एंजियोटेंसिन सेकेंड बनने के लिए, ठीक है। चलो भाई एंजियोटेंसिन हमारा जो है वो सेकेंड बन गया, ठीक है। ये बनने के बाद अब करेगा क्या? हम लोग एंजियोटेंसिन जो हमारा है उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, क्या उसका फंक्शन, क्या वो करने वाला है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं यहाँ पे एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या। सबसे पहला जो वर्क है एंजियोटेंसिन का वो क्या है, यहाँ पे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले एंजियोटेंसिन जो हमारा है ना, वो हमें पता है कि यहाँ पे जो है पानी की मात्रा कम हो गई, इसलिए ब्लड प्रेशर डिक्लाइन कर गया, सॉल्ट की मात्रा कम हो गई, इसके चलते हमारा मतलब ब्लड प्रेशर डिक्लाइन कर गया। हम लोग यहाँ पे फिल्ट्रेट बना रहे हैं, ठीक है। फिल्ट्रेट जो है डीसीटी के जरिए क्या है, जैसे ही फिल्ट्रेट डीसीटी के जरिए जा रहा होता है क्या है कि डीसीटी और कुछ कलेक्टिंग डक्ट में भी वहाँ के जो सेल्स हैं, उस सेल्स को क्या करता है, वहाँ पे जो हमारा ये जो एंजियोटेंसिन जो हमारा है ना, कुछ यहाँ पे एक स्पेशल मतलब फंक्शन करना स्टार्ट। क्या फंक्शन करेगा मैं तुमको बताता हूँ। मान लो ये हमारे ल्यूमेन है, ये गड्ढा है, ठीक है, और इस गड्ढा पे ये जो हमारा है ये हमारा सेल, ठीक है। अब जैसे ही एंजियोटेंसिन यहाँ पे आएगा ना, मैं तुमको बताता हूँ थोड़ा सा जो है ना, हल्का सा मैं यहाँ पे कुछ और भी चीजें बताऊंगा, लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड इस पे काम करेगा, यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्पेशल मतलब कि ये बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, और वो प्रोटीन जाकर के ना इसके दीवार पे यहाँ पे चिपक जाता है, डीसीटी के सेल के दीवार, ठीक है। एंड दिस वन प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एक्चुअली में ये जो हमारा प्रोटीन जो यहाँ पे जाकर के चपका है, जो बना है एंजियोटेंसिन के चलते बना है, वो जो प्रोटीन हमारा जो है उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं इसका नाम, ठीक है। और सोडियम पोटेशियम पंप की क्या खासियत है मैं तुमको बताता हूँ। सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसकी खासियत ये है, ये एक ऐसा प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चिपका हुआ एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमेशा 3 सोडियम को बाहर, ठीक है, और 2 पोटेशियम को अंदर डालता है,
ठीक है। नेट अगर हम लोग देखेंगे तो सोडियम को वो नेट जो हमारा सॉल्ट है वो बाहर जा रहा है, 3 ठो बाहर जा रहा है, 2 ठो अंदर जा रहा है, तो नेट हमारा 3 ठो तो बाहर जा रहा है, 2 ही तो हमारा अंदर है। तो नेट देखेंगे तो पता चलता है हमारा जो बाहर में जो है ना, बाहर में वो सॉल्ट को, जितना ही सॉल्ट बचा हुआ उस सॉल्ट को भी जबरदस्ती फेंक रहा है, ठीक है। मतलब क्या, ये जो हमारा एंजियोटेंसिन जो हमारा है वो, ठीक है, हमारा जो सॉल्ट है उसको इतना, ये एंजियोटेंसिन जो है ना, हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है उसको इंक्रीज करने के लिए 3 काम कर सकता है। सबसे पहला काम जो इसका है वो ये है कि ये जो हमारा मतलब कि एंजियोटेंसिन जो हमारा है वो एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी है, ठीक है। एंजियोटेंसिन के बारे में बात करेंगे तो एक बहुत ही वेरी गुड, ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या, ब्लड वेसल्स को दबा देना, ठीक है। अगर ये ब्लड वेसल्स को दबा दिया तो देगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या हमारा इंक्रीज कर सकता है, तो बिल्कुल इंक्रीज कर सकता है। कैसे, ध्यान दें, असल में ये जिस ब्लड वेसल्स को दबाता है ना, वो ब्लड वेसल इंपॉर्टेंट, हम लोग को पता है, ये एफरेंट आर्टरियोल ना, ये ग्लोमेरुलस, ठीक है, और ये पतला सा एफरेंट आर्टरियोल। हम लोग को पता है कि एफरेंट आर्टरियोल पहले से पतला है, लेकिन ये वाला जो एंजियोटेंसिन जो हमारा सेकेंड बन जाएगा तो वो हमारा एफरेंट आर्टरियोल को और ज्यादा दबा, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये किसको वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो कोई एफरेंट आर्टरियोल को वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट द एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। चूंकि एफरेंट आर्टरियोल को और वो पतला कर दे रहा है, वो और पतला हो गया, और वो पतला हो गया है, तो नो डाउट अब जो ब्लड का फ्लो है वो कम होगा। ब्लड का फ्लो अगर कम होगा तो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो हमारा जीएफआर जो है वो इंक्रीज होगा। तो एट इंस्टेंट उसी समय अगर बात करोगे, जैसे ही हमारा एंजियोटेंसिन बना, तत्काल जो ये रिलीफ काम करने वाला है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए वो ये करेगा कि हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, किसका, एफरेंट आर्टरियोल का, और इस कारण से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा काम क्या था भाई साहब, ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड जो हमारा है ना, वो घूमते हुए किडनी पे जाएगा, और किडनी के ऊपर में तुमको पता है कि एक हमारा स्पेशल ग्लैंड बैठा हुआ है जिसको लोग नाम देते हैं एड्रिनल ग्लैंड ना, दिस वन इज एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। उस एड्रिनल ग्लैंड पे वो एक्ट करेगा, जाएगा, और वहां से उस एड्रिनल ग्लैंड से वो एक स्पेशल तरीके का हार्मोन रिलीज करवाएगा, ठीक है। कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है, लेट मी राइट, यहाँ से एक स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल कॉर्टिकॉइड है उसको सीक्रेट करेगा, एंड दैट वन हार्मोन इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और ये जो एल्डोस्टेरोन यहाँ से जो निकल रहा है, ये असल में बहुत, मैंने जो बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे ये हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में मदद करेगा, मैं उसको बताता हूँ। ये हमारा बोमेंस कैप्सूल, उस बोमेंस कैप्सूल के बाद ये हमारा बेसिटी, ग्लूकोफेनेज में छोटा सा बना देता हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, और ये हमारा डीसीटी, ठीक है। और उस डीसीटी के बाद जो हमारा ये कलेक्टर, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारा ये जो डीसीटी है उसका जो सेल है, उस सेल, मान लो कि ये डीसीटी का सेल है, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को मैं फिर से वो बता रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ये जो डीसीटी का सेल जो है ना, उस डीसीटी के सेल पे वो एक्ट करने वाला है, ठीक है। और उस डीसीटी के सेल पे अगर वो एक्ट किया तो क्या डिफरेंस आने वाला है, क्या चेंजिंग आने वाला है, चलो उसको मान लो ये हमारा डीसीटी, ये मैं डीसीटी दिखा रहा हूँ, और ये इसका बड़ा बड़ा डीसीटी का सेल। जैसे ही एल्डोस्टेरोन जो है डीसीटी के सेल पे एक्ट करता है, क्या होने वाला है, ध्यान देना, बहुत आसान चीज है, थोड़ा सीक्वेंस में तुम इसको समझोगे समझ में आएगा। वो आकर के डीसीटी पे काम किया एल्डोस्टेरोन, जैसे ही वहां पे काम करेगा होगा क्या, इसके अंदर एक प्रोटीन बनता है, और वो जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम प्रोटीन, ठीक है। और वो सोडियम पोटेशियम प्रोटीन जो है, पंप जो हमारा है वो जाकर के उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेट हो जाएगा, और जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसका सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो जाकर के सेट हुआ, भाई साहब सारी कहानी अब समझ में आना स्टार्ट। सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे जाकर के यहाँ पे सेट हुआ उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, इस डीसीटी में जो सॉल्ट रखा हुआ है उस सॉल्ट को वो खींच करके वो क्या करने वाला है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डालने वाला है,
3 तो सोडियम बाहर फेंकेगा, बदले में 2 पोटेशियम जो है वो अंदर लेगा, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली एक जो सॉल्ट है वो तो बाहर ही जा रहा है, 3 - 2 1, अल्टीमेटली एक तो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रहा है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो वहां पे वो कहाँ जाएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जाएगा, और जैसे ही पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जाएगा तुमको पता है कि जहां पे सॉल्ट गया, सॉल्ट और वाटर एक दो पति पत्नी है, हस्बैंड एंड वाइफ है, जिधर सॉल्ट जाएगा वाटर भी उधर ही भागना चाहेगा, कंफर्म है, जिधर सॉल्ट उधर वाटर, क्योंकि सॉल्ट बाहर की तरफ गया इसलिए वाटर भी बाहर की तरफ जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे जो फिल्ट्रेट में जो पानी बन रहा था वो फिल्ट्रेट से पानी कहाँ चला गया, वो चला गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो कहाँ जाएगा, पेरी कैपिलरी में जाएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड का जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर अपने आप हमारा इंक्रीज कर देगा ना। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एल्डोस्टेरोन जो है यहाँ पे काम किया है, यहाँ पे डीसीटी पे काम कर रहा है, डीसीटी पे एक्ट कर रहा है, डीसीटी पे क्या हो रहा है हमारा, हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज कर रहा है क्या, सोडियम पोटेशियम पंप। इसके चलते क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके चलते यहाँ पे क्या होने वाला है, इस सोडियम पोटेशियम पंप के बढ़ने के चलते क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा डी एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या, सॉल्ट, सॉल्ट ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्प्शन होगा, और सॉल्ट जब ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्प्शन होगा तो नो डाउट उसके पीछे से पीछे उसकी पत्नी जो है व्हाइट जो है वाटर जो है वो तो भागेगी वाला। और इस कारण से चूंकि रिएब्जॉर्प्शन ज्यादा मात्रा में हो रहा है, ब्लड जो है इफरेंट आर्टियोल का जो ब्लड है, हम लोगों से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का जो ब्लड है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा, और ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो नो डाउट ब्लड प्रेशर जो हमारा है वो इंक्रीज करेगा ना। तो यहाँ पे क्या एड्रिनल ग्लैंड के जरिए कैसे हमारा रेगुलेट हो रहा है, या एल्डोस्टेरोन के जैसे के जरिए कैसे रेगुलेट हो रहा है, वो तुम लोग को समझ में आया, हाँ या ना, बोलो विकास। यस सर। यस सर। ओके, बहुत आसान था, हम लोग इस पर एक बार रिवाइज करेंगे उसको दोबारा खुद से तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा मैकेनिज्म जो हमारा है वो एल्डोस्टेरोन, जो एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो एल्डोस्टेरोन रिलीज करके वो सोडियम पोटेशियम पंप को इनहेंस करके उसका नंबर बढ़ा करके काम कर सकता है। एक तीसरा तरीका और भी मैं तुमको बताता हूँ, एक और तरीका है, ठीक है, एक और तरीका है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाने का या फिल्ट्रेशन को फिर से इंक्रीज कर देना। और जो तीसरा प्रेशर हमारा तरीका है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। हम लोग को पता है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, और ये मान लो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, पीछे वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तुमको पता है कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां पे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दो स्पेशल हार्मोन। हम लोग बात करते हैं ऑक्सीटोसिन को छोड़ के वैसोप्रेसिन। असल में वैसोप्रेसिन का जो रिलीज है ना, ये एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है उसी के जरिए किया जाता है। जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकेंड हमारे ब्लड में बंद करके वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचता है, यहाँ पे जो पोस्टीरियर किडनी जो हमारा है ना, उस पोस्टीरियर किडनी को एक सिग्नल चला जाता है कि भाई साहब कुछ गड़बड़ है, चलिए वैसोप्रेसिन बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और इस तरीके से पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा है वो क्या करने वाला है, यहाँ से हमारा जो वैसोप्रेसिन जो है उस वैसोप्रेसिन का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग नाम एक और नाम देते हैं, एडीएस के नाम से जानते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और ये जब हमारा एडीएच बनेगा ना, ये एडीएच क्या करने वाला है, ध्यान देना, एडीएच भी जस्ट वहीं पे जाकर काम करेगा जहां पे हमारा एल्डोस्टेरोन कर रहा था, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा, ठीक है। ये भी हमारा डीसीटी पे ही काम करेगा, ये भी हमारा कलेक्टिंग डक्ट पे ही काम, लेकिन ये करेगा क्या भाई साहब, एक्चुअली में ये भी जाकर कुछ प्रोटीन ही बनाता है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन, मैं इसके लिए हाँ मैं इसी कलर से लिखता हूँ, ये फॉर्म करेगा एक स्पेशल प्रोटीन को जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वापोडीन। एक्वापोडीन के नाम से डिस्कस करते हैं। एक्वा का मतलब होता है पानी, पोडीन का मतलब छेद। एक ऐसा प्रोटीन बनाएगा जिसमें छेद होगा और उस छेद के जरिए पानी जो है आसानी से निकल सकता है। ऐसे वो एक छेद बनाएगा जिस छेद के जरिए पानी जो है ना वो आसानी से बाहर की तरफ भाग सकता है। ऐसे वो छेद बनाएगा कलेक्टिंग डक्ट में और टेस्टोट्यूबुल दोनों में, ठीक है। अब देखो होने वाला क्या है, तुमको पता है कि फिल्ट्रेट यहाँ से आ रहा है, फिल्ट्रेट यहाँ पे जा रहा है, और बाहर में पानी की कमी है, अंदर में पानी ज्यादा मात्रा में, तो क्या होगा, हमारा अंदर से पानी जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा, अंदर से पानी बाहर की तरफ निकलेगा, डीसीटी से हमारा पानी जो है बाहर की तरफ निकलेगा, कुछ इस तरीके से ना। और इस तरीके से जब पानी बाहर निकला तो फिर एक ट्यूबुलर कैपिलरी में चला जाएगा, ठीक है,
और जब कैपिलरी में चला गया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में चला गया, तो वहाँ पे हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, एक्वापोरिन बन रहा है। ये एक्वापोरिन क्या कर रहा है, हम लोग बोल सकते हैं ये अलाउ करेगा आउटफ्लो ऑफ वाटर। कहां से, तो अक्रॉस डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट ना। चूंकि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से पानी जा रहा है बाहर, ठीक है, जाएगा कहाँ पानी, भाग के कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली तो वो पानी भाग करके जाएगा हमारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में। और जैसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में वहां पे गया, वहां पे हमारा जो है वो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। और ब्लड का वॉल्यूम जब इंक्रीज हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो प्रेशर जो हमारा है, ब्लड प्रेशर जो है वो भी हमारा बढ़ जाएगा, और इस तरीके से फिल्ट्रेशन जो हमारा है फिर से नॉर्मल हो जाएगा ना। तो एंजियोटेंसिन जो हमारा है वो, एंजियोटेंसिन सेकेंड तीन तरीके से ब्लड का प्रेशर बढ़ाता है। या तो वो डायरेक्टली जाकर के इफरेंट रेटियोल को दबा दे ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और हमारा जीएफआर जो है इंक्रीज कर जाए। दूसरा तरीका है एड्रिनल ग्लैंड के पास गया, वहां पे दरवाजा खटखटाया, एल्डोस्टेरोन निकला, एल्डोस्टेरोन को भेजा वो डीसीटी के पास में और कलेक्टिंग डक्ट के पास में। जैसे ही एल्डोस्टेरोन वहां पे जा रहा है, क्या कर रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप बना रहा है, और सोडियम पोटेशियम पंप के चलते बाहर में चूंकि सोडियम बाहर भाग रहा है, सॉल्ट जो है हमारा ब्लड में जा रहा है, चूंकि वो ब्लड में जा रहा है तो नो डाउट उसके साथ साथ पानी जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर हमारा फिर से मेंटेन हो गया। तीसरा तरीका है कि एंजियोटेंसिन सेकेंड जो हमारा है वो हमारे ब्रेन में जाए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में जाकर के वहां पे दरवाजा खटखटाएगा। जैसे वहां पे दरवाजा खटखटाया, वैसोप्रेसिन या एडीएस निकला, और वो एडीएस जो है वो क्या होगा, वहां से निकल करके हमारा फिर से डीसीटी के पास जाने वाला है, और डीसीटी जो हमारा है वो क्या करेगा, डीसीटी जो हमारा एक्वापोरिन का फॉर्मेशन करेगा। इस एक्वापोरिन के जरिए जो ज्यादा मात्रा में पानी फिल्ट्रेट में पड़ा हुआ है वो सारा का सारा पानी वहां से डिफ्यूज करके चला जाएगा ब्लड में, और इससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा तो ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज कर जाए। तो क्या ये स्लाइड हम लोग समझ गए, हाँ या ना? यस सर। बोलो। यस सर। आसान है ना? सौरभ समझ में आया? हाँ सर। चलो ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, अगर इस मैकेनिज्म को देखें तो इस मैकेनिज्म, ये जब ब्लड प्रेशर डिक्लाइन करता है तो ये मैकेनिज्म हमारा ऑपरेट होगा ब्लड प्रेशर को फिर से मेंटेन करने के लिए किडनी में। इस मैकेनिज्म को एक स्पेशल नाम देते हैं, मैंने पहले नहीं बताया, अब बताया। सबसे पहले हमारा जो निकला था वो निकला था डीसीटी के पास मैकुलर डेंसस, सॉरी हाँ जक्साग्लोमेरुलर एपरेटस से एक स्पेशल हार्मोन निकला था जिसको हम लोग नाम दे रहे थे रेनिन, ठीक है। उस रेनिन के बाद हमारा जो हार्मोन बना वो बना एंजियोटेंसिन सेकेंड, और उस एंजियोटेंसिन के बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट हार्मोन हमारा आ रहा है वो एल्डोस्टेरोन, ठीक है। इसी कारण से इसको हम लोग नाम देते हैं रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन या एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, या इसको रास सिस्टम भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एस फॉर सिस्टम, सीधे इसको रास भी बोलते हैं, इसको रास भी बोलते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो पता चलता है ये जो हमारा ब्लड प्रेशर जब लो होता है तो हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है। कहीं भी अगर पूछ दिया जाए कि रास सिस्टम कब एक्टिवेट होगा तो आसानी से आप बता सकते हैं, जब हमारा ब्लड प्रेशर जो हमारा है क्या होता है, डिक्लाइन करता है, तो उसको फिर से मेंटेन करने के लिए जो हमारा सिस्टम ऑपरेट होता है, दिस वन इज कॉल्ड रास सिस्टम। और इस रास सिस्टम में कौन कौन सा हमारा हार्मोन इनकॉर्पोरेट हो रहा है, पार्टिसिपेट हो रहा है, वो हम लोग को समझना है। आर फॉर रेनिन जो कि जक्साग्लोमेरुलर एपरेटस से निकलता है, ए फॉर एल्डोस्टेरोन जो कि हमारे किडनी के कॉर्टेक्स से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से निकलता है, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा एस फॉर हमारा जो है, सॉरी ए फॉर हमारा जो हो गया वो एल्डोस्टेरोन हो गया, और एस फॉर सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को याद रखनी है, बहुत आसान चीज है, ठीक है। और आई थिंक यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। रेनिन, ध्यान देना ये NIN है, डबल NIN नहीं है। डबल NIN जो हमारा है स्टमक में एक एंजाइम के तौर पे निकलता है, याद होगा। ये हमारा डबल N नहीं है, एक N है, RANIN, ये हार्मोन है, ठीक है। ये है एंजियोटेंसिन, ये जो हमारा हुआ ये है एल्डोस्टेरोन, ठीक ना। और एस फॉर सिस्टम,
फिर से क्विकली सारा हम लोग स्लाइड रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर कैसे किया जाएगा। हमने बताया था कि किसी भी कंडीशन में चाहे आपका ब्लड प्रेशर बढ़े या घटे, आपका जो किडनी है उसको सही से काम करने के लिए नेट ब्लड प्रेशर जो है वो 10 mm एचजी होना चाहिए। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उस समय आपका जो किडनी में ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन होता है, आपका एफरेंट आर्टरियोल फैल जाएगा, क्योंकि एफरेंट आर्टरियोल फैल गया इस कारण से वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो जब ब्लड प्रेशर ज्यादा है उसमें आपका एफरेंट आर्टरियोल फैल करके आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। लेकिन जब आपका ब्लड प्रेशर डिक्लाइन कर गया उस समय क्या होने वाला है, उस समय एक मैकेनिज्म हमारा काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं राफ सिस्टम। ठीक है, होने क्या वाला क्या है, जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ, नो डाउट फिल्ट्रेशन जो हमारा है वो भी कम बनेगा। फिल्ट्रेशन कम बनेगा तो फ्लो उसका धीमा हो जाएगा। फ्लो उसका जब धीमा होगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्ट जो है वो एफरेंट आर्टरियोल के जरिए क्या किया जाएगा, पंप कर दिया जाएगा बाहर। क्योंकि सॉल्ट बहुत कम हो गया है, डीसीटी जो है वो टेस्ट करता रहता है सॉल्ट है कि नहीं। डीसीटी को पता चलेगा सॉल्ट नहीं है। कौन से सेल को पता नहीं, कौन से सेल को पता चलेगा, मैकुलर डेंसा। और जब मैकुलर डेंसा को पता चलेगा सॉल्ट नहीं है तो वही इंफॉर्मेशन वो दे देगा अपने बगल वाले एफरेंट आर्टरियोल के सेल को, जिसको हम लोग बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। और जैसे ही उस जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल को पता चला कि भैया वहां पे सॉल्ट की कमी हो गई है, वहां से वो बनाने का एक स्पेशल हार्मोन जिसको हम लोग नाम देते हैं रेनिन। ध्यान देना, ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो है वो क्या है, मॉडिफाइड मसल्स ऑफ एफरेंट आर्टरियोल है। एफरेंट आर्टरियोल का मॉडिफाई किया हुआ मसल है, याद रखना। ठीक है, जैसे ही वहां से ये रेनिन निकलेगा, वो रेनिन आगे जाकर के कहां पे काम करने वाला है, जो हमारे ब्लड में लीवर के द्वारा बनाया गया एंजियोटेंसिनोजेन होता है उसको तोड़ देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, रेनिन तोड़ता है। और जैसे ही एंजियोटेंसिन फर्स्ट हमारा टूटा लंग्स से जैसे वो गुजर रहा होता है, लंग्स से उसको तोड़ देता है एंजियोटेंसिन सेकंड। और यही एंजियोटेंसिन जो हमारा ब्लड प्रेशर को फिर से मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। कैसे, तो ध्यान देना होगा क्या, ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है क्विकली उसी समय एज अ मतलब कि बहुत जल्दीबाजी में सबसे पहले क्या करेगा, एफरेंट आर्टरियोल को दबा देगा। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया, जल्दीबाजी में ये काम करेगा। उसके बाद वो जाएगा कहाँ पे, किडनी के पास, एड्रिनल ग्लैंड पे जाएगा, एक्ट करेगा, वहां से निकालेगा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हमारे डीसीटी के पास जाने वाला है, वहां पे सोडियम पोटेशियम पंप को बनाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप जैसे ही हमारे डीसीटी में फिट हुआ, सॉल्ट जो है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, नेट सोडियम हमारा बाहर निकल रहा है, 1 सॉल्ट बाहर निकल रहा है। क्योंकि सॉल्ट बाहर निकल रहा है, ब्लड में जा रहा है, उसके पीछे पीछे पानी भी जाएगा, और इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर हमारा मेंटेन हो गया। दूसरा काम हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड का है कि वो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करे। जैसे ही एक्ट करेगा वहां पे होने वाला क्या है, हमारा वेसोप्रेसिन या एंटी डायबिटिक हार्मोन एडीएच बनेगा, और वो एडीएच जो हमारा है फिर से डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के एक्वापोरिन बनाना स्टार्ट कर देगा। और हमको तो पता ही एक्वापोरिन क्या करने वाला है, एक्वापोरिन जो हमारा है वो जो ज्यादा मात्रा में पानी यहाँ पे जमा हो गया, उस ज्यादा मात्रा में पानी जो है उसको निकलने में मदद करेगा। बोलेगा भाई जो परमिएबल तुमको बना दिए, ठीक है, डीसीटी के जरिए तुम निकल जाओ। ठीक है, और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के जरिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो निकल करके चला जाएगा ब्लड में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से होते हुए ब्लड में चला जाएगा। और ब्लड में जैसे ही गया वॉल्यूम ब्लड का बढ़ा, हमारा प्रेशर मेंटेन हो गया ना। हाँ, एंजियोटेंसिन का एक और काम है, एंजियोटेंसिन सेकंड का तुमको प्यासा भी बना देता है। तुमको जो प्यास आता है ना, ये एंजियोटेंसिन सेकंड के चलते ही आता है। ठीक है, आप प्यासे होते हैं, आप पानी पीते हैं, और जब आप पानी पीते हैं तो उस समय भी आपका वॉल्यूम जो है वो मेंटेन हो जाता है। लेकिन अब अगर आप पानी आप नहीं पिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ जो एड्रिनल ग्लैंड है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मैनेज कर देगा, वो पानी को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो खींच लेगा उस फिल्टर से, और इस तरह से ब्लड वॉल्यूम को वो फिर से नॉर्मल कर दिया तो फिर से हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा।